नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। आभूषण दुकान से दिन दहाड़े 50 लाख की लूट। ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने हथियार के बल पर बड़े आराम से घटना को दे दिया अंजाम। ग्राहकों को भी बनाए रखा बंधक। पूरी घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। नहीं है कोई चुनौती। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी का टिकट मिलने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे मुन्ना शुक्ला ने कहा, दबंग का सर्टिफिकेट देने वाले विरोधी उम्मीदवार की इस बार होगी हार। और पड़ोसी को गोली मारने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हाथे। 2 दिन पहले दिया था घटना को अंजाम। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप को लूट लिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के आरबीटीएस होम्योपैथिक कॉलेज के पास की है। कोलकाता ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर घुसे लुटेरों ने दुकानदार से सोने की चेन दिखाने को कहा। जैसे ही दुकानदार ने चेन दिखाना शुरू कर दिया, वैसे ही लुटेरों ने हथियार के बल पर दुकानदार और दुकान में बैठे ग्राहक को बंधक बना लिया और 50 लाख से अधिक कीमत के ज्वेलरी लूटकर आराम से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस के साथ खुद एसएसपी राकेश कुमार पहुंच गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान में जुट गई है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि एसआईटी का गठन कर लिया गया है। जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज्वेलर्स एक ज्वेलरी की दुकान है जिसमें दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच में लूटपाट की घटना घटित हुई है, जिसमें 3 अपराधकर्मी आए हैं और इनका लगभग जो अभी इन्होंने कैलकुलेट करके बताया है वो लगभग 674 ग्राम गोल्ड है और 1 केजी के लगभग चांदी है, जो यहाँ से लूटपाट करके ले गए हैं। अभी तक की जांच में ये प्रकाश में आया है कि इसमें 3 अपराधकर्मी थे। पहला अपराधकर्मी जो है वो एक ग्राहक बन के आया था। उसके 3-4 मिनट बाद में 2 दूसरे अपराधकर्मी आए, जिनके द्वारा हथियार दिखाकर लूटपाट की गई है। हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक एसआईटी भी इसमें बनाई है और हम लोगों का प्रयास है कि इस कांड में बहुत जल्दी हम लोग न केवल उद्भेदन करें बल्कि बरामदगी भी करें और गिरफ्तारी भी करें। कितना रकम बताया जा रहा है? अभी रकम के बारे में हम लोग स्पष्ट नहीं कह सकते। उनके द्वारा वजन बताया गया है। जब वो प्राथमिकी दर्ज कराएंगे तो हम लोग इसके बाद में आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। लगभग 51 लाख की लूट बताया गया है। राशि हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि गोल्ड का क्या मार्केट वैल्यू क्या वैल्यू है वो हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन वजन उनके द्वारा बताया गया कि 674 ग्राम गोल्ड है और लगभग 1 केजी चांदी है। सर, ये सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ था? हाँ, फुटेज में कुछ आया है और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है फुटेज में, लेकिन जो भी है हम लोग उस पर अपने इनपुट्स डेवलप कर रहे हैं और फर्दर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात में दिख रहा है कि एक अपराधी दुकान में पहले ग्राहक बनकर आता है और सोने का चैन देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद ही इशारा मिलते 2 और हथियार से लैस अपराधी दुकान में अंदर घुस जाते हैं। फिर ग्राहक बनकर आए सभी अपराधी दुकानदार को गन पॉइंट पर ले लेता है। इस दौरान दुकान में एक महिला ग्राहक भी बैठी होती है, उसे भी अपराधियों ने गन पॉइंट पर ले लिया। हथियार के बल पर दुकान से करीब 51 लाख रुपए की आभूषण को लूटकर सभी बड़े आराम से निकल जाते हैं। दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना से पुलिस भी परेशान है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। करीब बेटा है, वो स्टाफ था यहाँ दुकान काउंटर पर बाकी के डील कर रहा था। उसी में वो एक आदमी आया, हेमलेट लेके वो स्टेज ऊपर काउंटर पर हेमलेट रख दिया और उसके बाद कहता है चैन दिखाओ। तो चैन दिखाया 1-2 गो कि नहीं भारी 2 लाख वाला चैन दिखाओ भारी। पूरा डिब्बे ला के वजन करके दे दिया कि देखिए। तो बस उसी के बाद चैन सब हाथ में देख लिया और पिस्तौल ये बाहर आया, थूक पे के नहीं मारा। 2 खड़ा था ना, उसको बुला के लिया है और तीनों आदमी अपना पिस्तौल निकाल के भिरा दिया। हमारे बेटा को पाँव पकड़ के भीतर से ले आया
उसके बाद हम अंदर में आए, घुसे, बाहर हल्ला किए, चोर चोर चोर, तो देखा कि हम पकड़ा जाएंगे, बस वही डिब्बा लेकर भाग गए। क्या क्या लगे? चैन का डिब्बा 700 ग्राम। मास्क पहना हुआ था? ये 2 मास्क पहने था, एगो हेमलेट पहन के पहले आया था। एगो हेलमेट पहने हुआ था। हाँ, तो हेमलेट निकाल के काउंटर पर रख दिया। जो अंदर घुसा वो मास्क में था या? ना, वो हेमलेट में था, हेमलेट निकाल दिया था, वो सादा था। तो उसका चेहरा दिखेगा? हाँ, दिखेगा। क्या क्या ज्वेलरी भी लगे है? हाँ, वो चैन का डिब्बा दिखाया था ना, वो सब पिस्तौल भिड़ा के। घटना के दौरान कहाँ? हम ऊपर में थे, नहाने जा रहे थे, दारू में नहा, तब हल्ला किया ना बेटा कि पापा पापा, तो हम समझ गए कि दिन में कला हल्ला कर, बस अंदर में है, अंदर में रास्ता है, अंदर में है, उधर के बाहर चोर 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 हल्ला किए, बस उस दुकान के पकड़ा जाएंगे, बस जो हाथ लगा डिब्बा लेके। कितने की हुई होगी जी, कितने की लूट हुई? 50 लाख का। 50 लाख का ज्वेलरी मिला के? हाँ, वही चैने का डिब्बा था। आपका नाम विनोद कुमार? चांदी का कुछ। हाँ। कितने बजे की घटना है? वो 2:45 बजे। उसमें दुकान में और कोई स्टाफ था क्या? एगो स्टाफ था, सोनू कुमार। क्या नाम? और कोई नहीं? क्या नाम? सोनू कुमार था। पुत्र का क्या नाम? गोपाल कुमार। आपका नाम? विनोद शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गुरौल के रहने वाले हैं। यहाँ यही ऊपर में रहते हैं, ऊपर में रहते हैं, नीचे दुकान है। कितना दिन पहले यहाँ नवंबर में शुरू हुआ था दुकान ओपनिंग। आगे मेरा आगे दुकान था पहले पुराना। किसी संस्थान में लूट की घटना हुई है? ना, नहीं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी वार्ड 13 में बीते रविवार को गांव के ही चंदन कुमार ने पड़ोस के श्रीराम सहनी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में सरैया एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने बुधवार को पकड़ी बसारत स्थित नहर पुल के पास से आरोपित चंदन कुमार और माधोपुर हजारी के ही कुंदन कुमार को एक पिस्टल, 5 कारतूस, 2 मोबाइल और एक चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों का आपराधिक इतिहास है। गिरफ्तार चंदन कुमार ने माधोपुर हजारी गोलीकांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। दिनांक 7/4/24 को साहेबगंज थाना अंतर्गत माधोपुर हजारी एक गांव है, जहां इमली ढाला के पास एक आदमी जिनका नाम राम कुमार है, उनको गोली मारी गई थी, जिसमें एक नामजद प्राथमिकी भी 2 आदमी का दर्ज किया गया था। इस संबंध में कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर द्वारा अनुमंडल पुलिस परिसरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में साहेबगंज थाना प्रभारी की भी टीम शामिल थी। उस टीम ने मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर कल पकई बसारत पुल के पास से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनका नाम चंदन कुमार और कुंदन कुमार है। इन दोनों का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों पूर्व में लूट के कांडों में जेल भी जा चुके हैं। इन्होंने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की है। इनको जब पकड़ा गया तो इनके पास से एक पिस्तौल और 5 कारतूस, 1 मोबाइल और 1 चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इन दोनों अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। किस तरह का अपराध किया करते थे सर? ये लूटपाट करते थे, लेकिन यहाँ पे पैसे की लेन देन की बात थी। इस घटना में पैसे की लेन देन की बात थी। सर, बीते साहेबगंज में बार-बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली, इसको लेकर आपको क्या कहना है? जो भी घटना होती है, जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनको हम लोग तुरंत गिरफ्तार करते हैं, उनको हम जेल भेजते हैं। हम लोग किन थानों में सर आपराधिक इतिहास? चंदन कुमार का आपराधिक इतिहास साहेबगंज थाना में ही है, और कुंदन कुमार का आपराधिक इतिहास साहेबगंज थाना के अलावा गोपालगंज जिले में भी उनका आपराधिक है, जिसमें को वहाँ से जेल जा चुके थे। जी, बीते दिन में जो सर माधोपुर हजारी में जो गोलीबारी हुई, उसमें दोनों की संलिप्तता है या? इसमें एक की संलिप्तता है और एक जो प्राथमिकी नामजद थे, उनको पहले ही हम लोग जेल भेज चुके हैं। उसी दिन हम लोग जेल भेज चुके थे, और इस तरह से इस कांड के जितने भी अभियुक्त थे सभी गिरफ्तार होकर के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है उनको। मुजफ्फरपुर संसदीय सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगी। महागठबंधन के सीट बंटवारे में इस बार यह सीट कांग्रेस के खाते में आई है, लेकिन अभी तक पार्टी ने यहां से उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। मुजफ्फरपुर के मौजूदा सांसद अजय निषाद का बीजेपी ने इस बार टिकट काट उनकी जगह राजभूषण चौधरी को टिकट दिया है। टिकट कटने से नाराज अजय निषाद पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। तब से उनके कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। टिकट को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस से टिकट के संभावित उम्मीदवार मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी है। उम्मीदवार के नाम की घोषणा कांग्रेस नहीं कर रही है।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल का कहना है कि 13 तारीख को सीईसी की बैठक में मुजफ्फरपुर सहित समस्तीपुर, सासाराम सहित 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए 9 सीट महागठबंधन में कांग्रेस को मिली है बिहार में, जिसमें पहली चरण का चुनाव में 3 सीट जो है भागलपुर अजीत शर्मा जी को, कटिहार तारिक अनवर जी को और किशनगंज जावेद जी को। सीईसी की बैठक जो पहले हुई थी उसमें एआईसीसी मोहर लगा दिए, वो अपना नॉमिनेशन भी कर लिए, चुनाव मैदान में भी है। 26 तारीख को चुनाव होना। अब 6 सीट की जो चुनाव है वो 20 तारीख, मतलब जैसे समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, सासाराम जो, तो ये सब जो है कि ईद के बाद 13 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है, उसमें घोषणा हो जाएगा फैसला। पूर्व में जो बैठक हुई उसमें नामों की घोषणा नहीं हुई। नहीं, पूर्व में सीईसी 6 सीट पर हुआ ही नहीं है। पूरे देश का जो है, अभी आंध्र प्रदेश का सीईसी कल हुआ है, उसमें विधानसभा का और लोकसभा का दोनों का सीईसी बैठक हुई, फेज बाय फेज हो रही है। तो बिहार का जो 6 सीट जो बचा हुआ है उसका सीईसी संभवतः 13 तारीख को बैठक पे फैसला हो जाएगी। क्या पप्पू यादव वाला हश्र होगा जय निषाद का? नहीं, ये सब चीज़ तो जो भी है सीईसी में होगा। हाईकमान जो फैसला लेगी, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, वो सिंबल लेके जो भी आएंगे उनको मदद कहा जा रहा है कि अजय निषाद के नाम को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है। विजेंद्र चौधरी भी दावेदारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, 6 सीट का प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं। जैसे अभी राजद जो है 22 को सीट की घोषणा की, आज अखबार में न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह अभी कांग्रेस का 6 सीट की घोषणा हुई ही नहीं है। 6 सीट की घोषणा का 6 की सीईसी बैठक 13 तारीख तक संभवतः होगी, उसमें घोषणा हो जाएगी। ये सब कुछ नहीं है, जो भी निर्णय पार्टी हाईकमान लेंगे उसका निर्णय का हम लोग पालन करेंगे। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन सजगता के साथ लोकसभा चुनाव संपन्न कराने में जुटा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान 5वें चरण में 20 मई को और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 32,000 से अधिक कर्मी और अधिकारियों को गन्नीपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 2 चरणों में दिया जाएगा। मतदान कर्मियों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ईवीएम, बीयू, सीयू और वीवीपैट कनेक्ट कराया जा रहा है। मतदाता रजिस्टर में मॉक पोल, सीलिंग समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सर डीएम सुब्रत कुमार सेन खुद उपस्थित होकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के बाद पुलिस अभिरक्षा में ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित तरीके से मतगणना केंद्र तक लाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसे लेकर एक छोटी पुस्तिका भी मुहैया कराई गई है। ट्रेनिंग हम लोग की चल रही है, इसमें कार्मिकों की, चाहे वो प्रिजाइडिंग हो, P1 P2 सबकी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। 32,000 से ज़्यादा हम लोग पोलिंग पर्सनल का सेक्टर या अन्य भी जो पदाधिकारी लगते हैं सबकी हम लोग यहाँ ट्रेनिंग कराएंगे। फर्स्ट ट्रेनिंग है, इसके बाद द्वितीय ट्रेनिंग भी होगी। इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग बता रहे हैं कि जो डूज़ एंड डोंट्स हैं ईसीआई के, जैसे ईवीएम आपने एक बार रिसीव कर लिया और पुलिस अभिरक्षा में ईवीएम मूव करेगा तो सीधा आपको स्ट्रांग रूम से ईवीएम रिसीव करने के बाद बूथ पर पहुँचना है। बीच में कहीं भी आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर गाड़ी ख़राब होती है आप कंट्रोल रूम को सूचना दीजिए और जो कंट्रोल रूम से गाड़ी जो भेजी जाएगी उसी गाड़ी से आप जो है बूथ पर जाइए या बूथ से पोलिंग करा करके वापस आप स्ट्रांग रूम में आइए। किसी निजी गाड़ी का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना है। ईवीएम का प्रिपरेशन हो या मॉक पोल कराना हो, ईवीएम की सीलिंग हो, उन सब के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट्स, जो मतदाता रजिस्टर होता है, डिफरेंट टाइप की सीलिंग होती है और जो हम लोगों का मॉक पोल के दौरान जो सीआरसी करना होता है, पर्ची निकालनी होती है, तो छोटी छोटी बातों को बिल्कुल हम लोग बहुत गंभीरता से बता रहे हैं। एक एक कार्मिक का हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। खुद से वो ईवीएम, बीयू, सीयू, वीवीपैट को कनेक्ट करके इसको चला करके देख लें और किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। हम लोगों ने एक रेडी रेकनर के रूप में एक छोटी सी पुस्तिका भी तैयार की है, स्टेप वाइज उसमें चीज़ें वर्णित हैं। पोलिंग एजेंट जब आता है बूथ पर वहाँ से लेकर के और जब तक पोलिंग के बाद ईवीएम की सीलिंग होती है, तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है और हम लोगों को उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग को प्राप्त करके सभी जितने हमारे कार्मिक हैं बढ़िया से इलेक्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। वैशाली संसदीय क्षेत्र से आरजेडी का टिकट लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे मुन्ना शुक्ला ने वैशाली की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा
कि वे 2004 से वैशाली की जनता की सेवा करते आ रहे हैं। कुछ गलतियां हो गई थी पर अब उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछली लड़ाई में वे मात्र 21,000 वोट से हारे थे। मुन्ना शुक्ला ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, मूलभूत स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा के साथ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी मुन्ना शुक्ला को नहीं डिगा पाएंगे। राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की चर्चा करते हुए मुन्ना शुक्ला ने कहा कि रघुवंश बाबू के अधूरे कार्यों को पूरा करना है। लोजपा प्रत्याशी बीना देवी के द्वारा उन्हें बाहुबली कहे जाने पर मुन्ना शुक्ला ने कहा कि उनसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ नेता नहीं, वैशाली का बेटा चुनाव लड़ रहा है। हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे पार्टी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, नेता हम लोग के तेजस्वी यादव जी, राबड़ी जी, तेज प्रताप जी, तमाम अध्यक्ष जी, सांसद, विधायक, अधिकारी, पदाधिकारी, सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। लोगों ने हम पर विश्वास जताया। क्या लगता है बीना देवी जो यहाँ से सिटिंग सांसद है और उनसे कैसी टक्कर होगी? टक्कर हम नहीं समझता कोई टक्कर। बड़ी कसमोकस की स्थिति बनी हुई थी। टिकट मिलने से पहले लोगों में एक बेचैनी थी। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा था। वैशाली की बेचैनी मुन्ना ही समझता है। क्या बेचैनी है वैशाली? वैशाली में तो 2000 से हम लोग लगे हुए हैं, 2004 से हम लोग लगे हुए हैं, तो यार 20 साल लगभग हो गया, तो हम तो समझते ही हैं। जी, किस प्रकार देखते हैं वैशाली की जो विकासात्मक कार्य होनी चाहिए? किस रूप में मूलभूत विकास होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब होना चाहिए। मुद्दे क्या कुछ रहेंगे वैशाली में, आप जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? तो आपको बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, जो मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये सब जो विकास, जो मूलभूत सुविधा है, वो तो उस पर फोकस रहेगा। वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि इस वैशाली में कोई टक्कर ही नहीं है। 4 लाख पार से जो है जीत का, पहले बताओ कि 4 लाख पार, अब देश में 400 पार जो है। ये तो चुनाव में जनता मालिक है, वैशाली का आम मालिक है, मतदाता मालिक ही जानेंगे और 4 तारीख को आपको रिजल्ट नजर आएगा। पिछले बार भी चुनाव आप लड़े थे, लेकिन किसी कारणवश आपको हार का सामना करना पड़ा था। किन तरह की गलतियां हुई थी जो अब वो गलती दोहराई नहीं जाएगी? कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ नज़र में भी है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई गलती नहीं हुई थी। एक एक्सीडेंट हम लोग यहाँ हो गया था सरैया में, एक कार्यक्रम के नीति दिया कार्यक्रम के दौरान, तो उसके दौरान हम लोग समझते हैं, और लोकसभा में 21,000 से रिजल्ट हुआ था, 11,500 वोट आता तो हम जीते हुए थे, इसलिए हम उसको हार नहीं समझते। मैं तो हार के भी जीतता हूँ। इस बार किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं सामने? हम तो बताए पहले आप लोग कि हम कोई चुनौती नहीं देखते हैं। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, सब कैसे? अब मोदी जी अब कैसे 400 पार की बात कर रहे हैं? हम तो बिहार में देख रहे हैं कि पहले 39 को था, अभी 39 से एक को नहीं रहेगा लगता। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री का भी जनसभा होगा, रैली होगी, नेशनल चुनाव है तो होता ही रहेगा। प्रधानमंत्री खुद ही आ जाएंगे तो उसका केंद्रीय मंत्री का बात बचता क्या है? क्या प्रधानमंत्री मुन्ना शुक्ला को डिगा पाएंगे वैशाली? देखिए, मुन्ना शुक्ला को नहीं डिगा, देखिए वैशाली की बात करिए। हम लोग वैशाली के लिए आए। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जनतंत्र का संदेश देने वाला है, इसलिए हम लोग लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। एनडीए समाज, एनडीए का कोर वोटर माना जाता है भूमिहार समाज। क्या लग रहा है कि भूमिहार समाज आपका साथ दे? हम भूमिहार नजर नहीं आ रहा आपको? अरे हम ही लोग न थे जो उनका नाम पार लगाते थे, यहाँ से 40 में 39 पिछले बार दिए थे, और हम ही लोग ने माहौल बनाए थे। अब हम ही लोग इधर हैं तो कहाँ माहौल है? आपके आने से उत्तर बिहार के कई सीटों को महागठबंधन को फायदा मिलेगा, क्योंकि एकमात्र उम्मीदवार के रूप में आपको देखा। हम तो अपने आप को धन्य समझेंगे कि अब प्रभावित होगा, तो हम तो समझते हैं पूरे बिहार में हर लोकसभा क्षेत्र में प्रभावित होगा। या अभी तक के चुनाव में वैशाली के जो बुनियाद थे वो राजपूत
समाज को वोट बढ़ चढ़ के करते थे। लगता है इस बार कि राजपूत इस बार भूमिहार को वोट करेंगे। देखिए इस तरह राजपूत भूमिहार आप लोग कर रहे हैं ना, जाति जनगणना के बाद जातिगत जनगणना के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया है। इस बार क्या 10 टिकट का बांटा गया है। तो माने जातिगत के आधार पे हम नहीं आते हैं, हम भूमिहार नहीं हैं, उसी आधार में एक ठो हम आए नहीं। तो आप क्या राजपूत वोटों को पलट पाएंगे? जरूर, हम तो जरूर करवर प्रार्थना करेंगे कि सब कोई हमको वोट दे, और हमको लोग देता आया है, हमको सभी वर्गों में वोट आया है। आप सिर्फ भूमिहार और राजपूत की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमको तो 12 वर्ण में वोट मिलता है और सब कोई हमको चाहता है। क्या विजन लेकर चले हैं इस बार आप? वैशाली को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचा है। वैशाली को परखर पर भी पहुँचाना, मूलभूत सुविधा प्रदान करना, लोगों के विकास को और ले जाना, वैशाली के विकास की ओर ले जाना, वैशाली के नौजवानों को रोजगार, महंगाई, जो मूलभूत सुविधा है उससे वैशाली में सर बदलाव होगा। पहले होता है कि जनता मालिक है, जनता बदलाव करेगा। बीना देवी का एक बयान आया है कल के डेट में, वो कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो गुंडों को टिकट बांट रही है, माफिया राज लाना चाह रहे हैं। वो इनसे सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है। सर्टिफिकेट लेने के लिए वैशाली का आम तैयार है, 4 तारीख को सर्टिफिकेट। मतलब जी आपको लगता है कि वैशाली जैसे गया बोध गया विदेशी टूरिस्ट आते हैं, वैसे वैशाली में भी आते हैं, टूरिज्म का वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं। हम तो कहे कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। वैशाली लोकतंत्र जनतंत्र की जननी है। आप जाके देखिए, वो अस्थि कलश जो वहाँ लाया हुआ है वो भी मेरा ही लाया हुआ है, वो भी मेरा ही विधानसभा में क्वेश्चन करके लाया हुआ है, जिस पर आज करोड़ों का काम चल रहा है। महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है। उसको तो कहीं और जाना था। वो वैशाली के साथ तो माने एक तरह से कहिए तो बहुत ये भेदभाव हुआ है। अब तक जब तक हम नहीं हैं। रघुवंश बाबू का कुछ काम अधूरा रह गया था, क्या मुनासिबा से पूरा? जरूर मैं कोशिश करूंगा कि रघुवंश बाबू के अधूरे कार्य को पूरा करने का। क्या संदेश रहेगा वैशाली की जनता के नाम? मैं तमाम बुजुर्ग नौजवान माता बहनों से वैशाली के लिए कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में भेदभाव छोड़कर, सारे बातों को भूलकर, महंगाई के लिए, वैशाली में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, घर के महंगाई के लिए, अपने मूलभूत सुविधा के लिए, और वैशाली को जहां तक पहुंचना चाहिए था, जहां तक नहीं पहुंच पाया है, उसको पहुंचाने के लिए एक साथ होकर, एक मत होकर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला नेता नहीं बेटा बन के आया है, सबको ललटेन छापर मोहर लगा। यही मेरी अपील है, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन। वैसे तो ये मामला पारिवारिक है, लेकिन कोर्ट में मुकदमा दर्ज होने पर चर्चा में आ गई। मुजफ्फरपुर के पीएनटी कॉलोनी निवासी सोनू कुमार ने अपनी पत्नी वर्षा कुमारी पर ही सीजेएम कोर्ट में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कहा गया कि उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके कारण उनकी पत्नी बच्चे को लेकर अपने मायके में रह रही है। ना उन्हें अपने बच्चे से मिलने दिया जा रहा है और ना ही पत्नी उन्हें तलाक दे रही है। वजह पूछने पर या मिलने जाने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। तंग आकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पूरे मामले को लेकर उनके अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि कोर्ट ने मामले को स्वीकृति देते हुए इसकी सुनवाई की तारीख 24 अप्रैल को मुकर्रर की है। हम अपनी पत्नी वर्षा कुमारी पर केस किए हैं। वो हमारे साथ शादी की, लेकिन उसका अफेयर लगभग 2 साल से, जब हम बीमार पड़े तब से उसका अफेयर एक साजन कुमार है जो हमारे घर के पास रहता है, उसके साथ चल रहा है। उसको जब मना करते हैं तब वो हमारे ससुराल वाले के साथ मिलके हमको मारता पीटता है और हमारे परिवार पे भी वार करता है। एक बार हमारा सर भी फाड़ दिया था। तब हम इस मामले को लेकर थाना में गए, लेकिन वहाँ पे समझा बुझा के लोग मैनेज कर दिया गया। एक बार हम मान गए, फिर दोबारा हमारे पर हमला हुआ छठ में, फिर इधर हुआ है 31 मार्च को। मतलब आपके ससुराल वाले, मतलब अपने मायके, वो लड़का जी, वो जो लड़का है उसका प्रेमी वो और हमारे ससुराल वाले दोनों मिलके हम पे जानलेवा हमला करता है और हमारे परिवार को भी मारता पीटता है। आप लोगों की शादी किस तरीके से हुआ था? कोर्ट मैरिज भी हुआ था और मंदिर से भी हुआ था। लव मैरिज था? लव मैरिज था। अब मतलब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि
पूर्ण रूप शांति से वो हमें डिवोर्स दे दे। जब उसको रहना ही नहीं है, मेरे साथ नहीं मन मिल रहा है, तो मेरे साथ उसका कहना है कि नहीं रहेगी, अब उस लड़के के साथ रहना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि प्रेम से डिवोर्स हो जाए, हम भी शांति वो भी शांति, लेकिन वो ये सब चीज़ नहीं कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। जब ना तब मारपीट का मामला हमेशा हमारे साथ होता रहता है। हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम पटना में जॉब करते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तब हमारे ऊपर जानलेवा हमला होता है। मतलब वो साथ में नहीं रहना चाहते और डिवोर्स भी नहीं दे रही है। क्या कारण डिवोर्स नहीं देने का? बदमाशी कर रही है कि तुम्हारे पूरे परिवार को हम झूठा मुकदमा में फंसा देंगे, दहेज प्रथा में फंसा देंगे। हालांकि लव मैरिज में तो दहेज प्रथा का कोई केस बनता ही नहीं है, झूठा केस में ये सब दी है। और हमारे लगभग 17 में हमारी शादी हुई थी। 2017 में? जी। दोनों परिवार मान गए थे? नहीं, हमारे परिवार नहीं माने थे, तो हम उसको शादी करने के बाद हम घर से बाहर ही रहते थे। 7 साल से हम बाहर में ही रहते थे। और कैसे मालूम चला? जब हम बीमार पड़े तब हमको पता चला, लगभग लॉकडाउन के समय में। आज क्या किया? आज हम उसके ऊपर एक डिवोर्स भी फाइल किए हैं और एक क्रिमिनल केस भी किए हैं कि हमारा जो जान है वो बच जाए। क्लाइंट सोनू कुमार जो PNT कॉलोनी के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी पत्नी वर्षा कुमारी और उसके परिवार वालों पर केस किया है, परिवार दायर किया है। बात यह कि इनकी शादी 24/11/2017 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। उसके बाद साल भर के बाद जो है सो इनको पता चला, साल भर के बाद साल भर के बाद वह घर में जो है सो गाली गलौज हंगामा वगैरह सब करती थी। तो इनके परिवार के लोग बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन वह नहीं मानी और इन पर दहेज का झूठा मुकदमा केस करने का ऐसो धमकी देने लगी। उसके बाद जो है उसके बाद वो अपने मायके चली गई। ये अपने ससुराल और मुदैया के मायके में 31 मार्च 2024 को गए, जहां अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो इनको धक्का देकर वहां से धक्का मुक्की करके भगा दिया गया। हाँ, इनको एक बच्चा भी है। इनको धक्का, हाँ बेटी है इनकी 5 साल की। इनको धक्का मुक्की करके भगा दिया गया। इनका कहना है कि इनकी पत्नी का नाजायज़ संबंध इनके बगल के पड़ोसी मुदाला संख्या 5 साजन कुमार के साथ है और इनके ससुराल वालों को कहना है कि वह आपसे अधिक जो है 100 रुपया कमाता है, तो वह उन्हीं के साथ जो है सो रहेगी। क्या चाहता है? और उसके बाद ये चाह रहे थे कि उसको किसी तरह अपने पास रखें, मान मनोबल करने के बाद भी, लेकिन वो लोग नहीं माने और इनके साथ फिर जो है 7/4/2024 को 4-5 10 आदमी के साथ आकर के इनके घर में घुस गए और इनके साथ जो है सो मारपीट भी किए और इनकी माँ के साथ भी अभद्र व्यवहार किए और मारपीट किए। जहां हो हल्ला हुआ तो इनका जान बचा। इस मामले में केस कर दिए? इस मामले को लेकर ये मारपीट का है सो केस किए हैं। इसमें धारा जो है इसकी सुनवाई कब है? इसकी सुनवाई जो है 24 अप्रैल को है और इनमें जुर्म दफ़ा 323, 324 और 307 IPC लगा है। इसके साथ इन्होंने एक डाइवोर्स का भी केस फाइल किया कि अगर साथ नहीं रहना है तो डाइवोर्स है सो ये हो जाए। मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड नंबर 2 के कृष्णा टोली में करीब 80 परिवार जल कैदी की जीवन जी रहे हैं। बारिश ना होने के बावजूद पूरे मोहल्ले में जल जमाव है। सड़क पर 1 से 2 फीट पानी है। करीब 3 साल पहले सड़क से ऊंचा नाला का निर्माण होने के कारण मुख्य सड़क पर 2 फुट से अधिक पानी जमा हुआ है। करीब 10 परिवार जल जमाव के कारण अपने रिश्तेदार या जान पहचान वालों के घरों में शरण ले चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जनप्रतिनिधि सुधि नहीं ले रहे, पानी काला पड़ गया है, इससे बदबू आती है। मच्छर और कीड़े के प्रकोप से घर में रहना मुश्किल है। जिन्हें सहारा मिला वे दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। बाकी परिवार इस गंदगी में रहने को मजबूर है। लोग अपनी बाइक मोहल्ले के बाहर दूसरे के यहाँ लगाते हैं ताकि ऑफिस आ जा सके। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल आने जाने वाले बच्चों को हो रही है। सभी जूता खोलकर सड़क पार करते हैं। पानी लगल यहाँ तो सालों भर से लागल है। दिक्कत हुई है काफी? दिक्कत न हो सब बने पीला मन सब मोली बुड़ी के सब के गंदा सब है। कोनो नेता के मतलब जनप्रतिनिधि के कहली है? हम तो कितना लोग सब देख के जाए थे, सब छोड़ दल के केकरा जी के कौन सुनने वाला है। नगर निगम के टैक्स दै छी ना तो फिर पीना एक न दियो तो बस चरमुना सूद जोड़ कर दो।
टैक्स दै छी लेकिन की रहुआ पानी लगल रहिए। हाँ सब जगह कोई सुने वाला नहीं। की नाम भेला? नाम नाम हमर हाल हुआ है तो हमरा तो 1 साल आए हुआ तो हम क्या करें उसको। कितना दिन से पानी लगा हुआ है? इसमें तो पानी 3 साल से लगा हुआ है। हाँ। हम साल भर से आए, साल भर से यही देख रहे हैं ड्रामा। किसी को कंप्लेंट किए हैं? नहीं हम नहीं किए हैं अभी कंप्लेंट। किए है एक आदमी जो आया है नाला ताला के आदमी उसको किए है तो नाला के पन्नी के निकाल देता है फिर उसी में चला जाता है। 3 साल से पानी लगा हुआ है। 3 साल से तो हम क्या करें। हम लोग तो गोदाम खोल के वो अथी हो गया 5,000 के माल ला के चप्पल पूरा हमें डूब गए। रहने में काफी दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, रहने में दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत है। अब नहीं प्रशासन सुन रहा है नहीं वार्ड पार्षद सुन रहा है तो क्या कहेगा। ये पानी जब से हम यहाँ पे हैं तब से पानी लगा हुआ है। मतलब फिर भी कितना साल से? हम तो यहाँ पे 17-18 साल से हैं। 17-18 से लगातार? जब भी पानी लगा ही रहता, हमेशा लगा ही रहता है। अच्छा, कभी पार्षद को या फिर जनप्रतिनिधि को? हम डेली ग्रुप में मैसेज करते हैं बट कुछ नहीं होता है। क्या आश्वासन मिलता है? कुछ नहीं, हो जाएगा, नाली बन रहा है। अच्छा, बस हम अब मतलब हमेशा यही चीज़ बोला जाता है बट होता कुछ नहीं है। दिक्कत तो काफ़ी हो। हाँ, अभी बोला है बीबीगंज का नाला बन रहा है लेकिन हम क्या बोले, घर में शादी है। या फिर भी देखिए अभी ये लोग आए हैं, इन मेरे सामने हैं, पूछिए ये लोग पलंग लेके आए हैं, फिर इनके साथ क्या रिव्यू हो रहा है, अब इनसे बात कर सकते हैं। घर में मतलब कोई त्यौहार भी मनाने में दिक्कत होता है? हाँ, सब कुछ होता है, सब कुछ है, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। बिहार छात्र संघ की ओर से बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपी गई, जिसमें महीनों पहले शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ दर्ज शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना प्रमुख रहा। छात्र संघ अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी जानते हैं कि उस कॉलेज में छात्रों को धमकाकर कैसे अवैध वसूली की जाती है। अभी भी 9 छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया गया है। छात्र नेताओं की शिकायत पर कुलपति ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। मौके पर संघ के उत्तर बिहार अध्यक्ष करण सिंह, जिला मंत्री ओम प्रकाश सहित कई अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। देखिए, जो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज है उसका समस्या है कि हर वर्ष जब भी उसका परीक्षा फॉर्म होता है उसमें वो लगभग 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और प्रैक्टिकल में 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। जो भी बच्चे ये पैसा नहीं देना चाहते हैं उनको किसी न किसी तरह से हर बार परेशान किया जाता है। कभी फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है, कभी उनको प्रैक्टिकल में 0 नंबर दे दिया जाता है। और जो बच्चा पैसा नहीं देते हैं, जब वो विश्वविद्यालय में कंप्लेन करने आते हैं तो यहाँ के VC और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, रजिस्ट्रार या परीक्षा नियंत्रक, सभी लोग कॉलेज से अवैध वसूली करके दलाली करते हुए करोड़ों का ये लोग घोटाला करते हुए पैसा लेकर के आवाज को दबाने का काम करते हैं और कॉलेज से साठ गांठ करके ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में छात्रों के भविष्य को अपने पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। लंबी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन पे ही बैठने का काम करेंगे। ये जो VC आए हैं पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कैसे करोड़ों का उगाही कर ले, इसके चक्कर में दिन रात लगे हुए हैं। कोई भी कंप्लेन जाता है टेबल के नीचे से 1,00,000-2 लाख बिना लिए हुए कोई काम नहीं सुनते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे VC को सुधारना है और अगर नहीं सुधरेंगे तो इनको यहाँ से खदेड़ करके भगाना है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो विश्वविद्यालय है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को मान्यता देती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो दबंगों का कॉलेज है, जहां पे स्टूडेंट डर डर के जाते हैं और वैसे कॉलेज के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करते आए। हमारी टीम बिहार छात्र संघ लगातार आंदोलन करते आई है। तो कुछ कॉलेज ठीक हुए हैं, लेकिन एक कॉलेज है जिसका नाम है शहीद प्रमोद, इतना दबंगई पे उतर गए हैं कि मतलब छात्रों को फॉर्म भरने तक नहीं दिया जाता। अवैध वसूली, एक बच्चा से 9,000, 10,000, 350 बच्चा है, सोचिए कितना अवैध कमाते हैं। और जब भी विश्वविद्यालय में कंप्लेन करने आते हैं, VC आए थे विश्वविद्यालय में, हम लोग कंप्लेन किए थे, बोले जांच टीम बैठा, जांच टीम भी बैठा, 2 महीना हो गया जांच टीम का, लेकिन जांच टीम अभी तक कोई काम नहीं की है। और छात्रों को 9 गो छात्र जो बच्चा कंप्लेन किया था उसका फॉर्म भरने तक नहीं दिया गया है। इस तरीके से कैसे चलेगा। और वैसे कॉलेज को हम लोग अगर विश्वविद्यालय नहीं मानेगी तो हम लोग राज्यपाल तक जाएंगे, लेकिन वैसे कॉलेज का मान्यता को रद्द करवाने का काम करेंगे, जहां पे बच्चा खुद से डर से नहीं जा सकता है क्योंकि वो दबंग है, वो नेता का कॉलेज है। और कोई भी हम लोग कंप्लेन करते हैं तो शायद पेटी आ जाता है कॉलेज वाला की तरफ से विश्वविद्यालय को, इसलिए मामला चुप हो जाता है। इसके लिए हम लोग आए थे और
एक मामला था कन्या उत्थान का, जिसमें 16, 19, 17, 20, 18, 21 सरकार सिर्फ वादे करती है कि महिला छात्राओं पास करोगे ग्रेजुएशन 25,000, 50,000, मतलब बोलने का जुमलाबाजी, और धरातल पे आइए तो 16, 19 का अभी तक नहीं मिला है, 17, 20 का नहीं मिला है, 18, 21 का नहीं मिला है, 19, 22 का क्या मिलेगा क्या? तो उस तरीके से हम लोग उसके लिए भी आए थे, और पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराया गया 22-25 का, उसका डेट निर्धारित किया जाए, इसके लिए बात हुआ है। तो सर बताए हैं कि हम लोग का तीसरी आंख नहीं है, VC सर बोल रहे हैं कि हमको तीसरी आंख नहीं है, तीसरा नेत्र नहीं है जो हम उसका अंदर तक जांच पाए, जान पाए। यह सबको पता है, रजिस्ट्रार साहब को अच्छे से पता है कि वो कॉलेज कैसा है, उसका अथी, लेकिन इन लोग का 60 घाट अच्छा है। जब भी हम लोग कंप्लेन, एक थाना वाला सिस्टम नहीं सुने कि थाना में कंप्लेन गया यानी पैसा आया, जो आयु बना उसको पैसा मिला, जाएगो केस जितना पैसा वो सोच लेता है। वैसे ही विश्वविद्यालय भी हो गई है, जितना कंप्लेन, जिसके खिलाफ आप कंप्लेन लेके आओ, ये लोग पैसा सोच लेते हैं कि वो ये कंप्लेन इस टाइप से है तो इतना पैसा हमको, इतना मोटा रकम विश्वविद्यालय में आएगा, मेरे पॉकेट में आएगा। इस तरीके से ये लोग चला रहे हैं। छात्रों का कोई नहीं, अभी भी हम लोग निकल लेते बोल रहे हैं कि छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बना, अगर छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बनता तो क्या इतना परेशानी करना पड़ता, इतना झेलना पड़ता? मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा ने गर्मी को ध्यान में रखते हुए अमृत धारा अभियान चलाया है। इसके तहत शाखा की महिलाओं ने अपने अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए एक बर्तन में दाना पानी रखा है, साथ साथ दूसरी महिलाओं से भी ऐसा करने की अपील की। अभियान के तहत बुधवार को शाखा के सदस्यों ने सिकंदरपुर गौशाला में गायों की सेवा की और पानी पिलाया। मौके पर शाखा अध्यक्ष सोनल अग्रवाल, शाखा मंत्री राखी खेतान, कार्यक्रम संयोजिका मनीषा तुलसियान, श्वेता हिसारिया, स्वाति गाड़िया, मुस्कान झुंझुनवाला एवं मीडिया प्रभारी दीपिका जाजोदिया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संस्कृति शाखा की सदस्य हूँ और आज जीव जंतु मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ने कई जगह पानी के टब वगैरह, बाल्टी वगैरह की व्यवस्था लगवाई है, ताकि उनको ना प्यासा नहीं रहना पड़े और प्यास के से जो उनको परेशानी है वो ना झेलनी पड़े। और हमारी सबसे अनुरोध है कि जहाँ हो सकते आप चिड़िया के लिए, कबूतर के लिए, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। मैं कार्यक्रम संयोजिका मनीषा तुलसियान आज जीव जंतु मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा द्वारा अमृत धारा के अंतर्गत 2-3 जगह अलग अलग बाल्टी की पानी भरकर पशुओं के लिए रखा जाएगा, जिससे सदस्यों में अपने अपने छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई। हमारी शाखा की हर वर्ष की कोशिश करते हैं कि जहाँ तक संभव हो हम अपने पास पशु पक्षियों को भीषण गर्मी के कारण प्यास नहीं रहने के कारण वो, और आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी और अपने आसपास की व्यवस्था करें, ताकि यह निर्जीव जंतु इस भीषण गर्मी में प्यासे नहीं रह सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं जन स्वराज परिवार की तरफ से मोहम्मद सिकंदर खान UPW महानगर युवा अध्यक्ष की तरफ से तमाम शहरवासियों एवं देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के ईद और हिंदू नववर्ष की एक साथ मिलजुल के मिलाए और देश को ये पैगाम दे कि न इस देश में कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम है। हम भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक संदेश देने का काम किया जाए मुजफ्फरपुर से।